नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 43 करने जा रहे हैं। 43 वर्कशीट करने जा रहे हैं जो कि 12 अक्टूबर 2020 के लिए दी हुई है। इस कार्यपत्रक में हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण शुरू किया गया है। ठीक है, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। किसके रूप में उपस्थित रहते हैं? तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में। तो आप सभी बच्चे तत्व यौगिक और मिश्रण को 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं और स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप नोट डाउन कर सकते हैं। वास्तव में तत्व वह मूलभूत द्रव्य है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन हो गया, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु हैं। सोडियम हो गया, उसमें सिर्फ सोडियम के परमाणु हैं। ठीक है, सोने में सोने के परमाणु हैं, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के परमाणु हैं। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? तत्व के उदाहरण हैं। इसी प्रकार यौगिक यौगिक वह शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बने हैं। यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित अनुपात में होता है तथा इसकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हम लेंगे जल। तो आप जल का सूत्र जानते हैं कि H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। जब हम दोनों को भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है? 1/8। तो जो जल के यौगिक है वो किस अनुपात में विभाजित होता है? 1:8 में विभाजित होता है। इसी प्रकार मिश्रण, हमारे आसपास के अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक अशुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, इसमें घटकों का कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता है। उदाहरण के लिए जल में नमक, जैसे आप H2O क्या है? आपके पास जल है, इसमें आपने सोडियम क्लोराइड मिला दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये आपके लिए एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हुए हैं जिनमें से 98 तत्व प्रकृति रूप में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व मानव निर्मित है। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य 118 तत्वों के अध्ययन को सुविधाजनक, क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाना है। आइए अब यह पता करते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु किसमें बांटा गया था? धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे इन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। तो सबसे पहले इसमें नाम जिसका आता है वह है डोबेराइनर। ठीक है, इन्होंने डोबेराइनर के त्रिक का सिद्धांत दिया था। आप यहाँ लिखा हुआ भी देख रहे होंगे, डोबेराइनर के त्रिक का सिद्धांत। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? सन 1817 में डोबेराइनर एक जर्मन विशेषज्ञ ने समान गुण धर्म वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध लगाया गया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए जिन्हें त्रिक कहा गया। ये 3 तत्व कौन से होते थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो जाता था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हो जाता था और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी ये 3 तत्वों का समूह था, इसलिए इसे क्या कहा गया? डोबेराइनर का त्रिक कहा गया। तो डोबेराइनर के त्रिक के मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। डोबेराइनर के अनुसार प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम एवं तृतीय तत्व के परमाणु भारों के योग के लगभग मध्यमान होता है। इसे ही डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इस प्रकार के समूह को त्रिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि लिथियम है, इसकी परमाणु संख्या 3 है और द्रव्यमान कितना है? 7 है। सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या कितनी? 11 है और परमाणु द्रव्यमान कितना? 23 है। इसी प्रकार पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी? 19 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? अगर हम
सोडियम का परमाणु भार निकालना हो, हमें क्या निकालना है, सोडियम का परमाणु भार ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम का परमाणु भार चाहिए तो हम क्या करेंगे, लिथियम का और पोटेशियम का भार करेंगे और इसका औसत निकाल देंगे, जो कि कितना रहेगा 23, जो कि सोडियम के भार के बराबर समान होता है। ठीक है, तो इसे ही डोबेनाइन का त्रिक कहा गया। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी आई थी। डोबेनाइन उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही, क्योंकि इसके बाद अन्य तत्वों की खोज होती गई। इसके पश्चात एक दूसरे विज्ञानी न्यूलैंड आए, उन्होंने न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत दिया। तो न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई। सा, जिसे हम पढ़ते ना, जिसे हम करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी ये सा, जो पहले नंबर का सा था और जो 8वें नंबर का सा था, इन दोनों के तत्व गुणधर्म समान होंगे। इसी बात को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। न्यूलैंड के अष्टक का नियम, इस नियम के अनुसार जब कुछ तत्व को उनके परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम के अनुसार रखा जाता है, तो किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण इसके बाद आने वाले 8वें तत्व के गुण के समान मिलते जुलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के जो गुणधर्म है किससे मिलेंगे, हाइड्रोजन से मिलेंगे। ठीक है, फ्लोरीन के गुणधर्म किससे मिलेंगे, हाइड्रोजन से। पर इस न्यूलैंड के अष्टक के नियम की भी कुछ अपनी सीमाएं थी। वो सीमाएं निम्न प्रकार की थी। ये नियम केवल कैल्शियम धातु तक, ये नियम कहा था कैल्शियम धातु जो हल्के तत्व वहीं तक लागू था। नए तत्व के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को समायोजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था, बल्कि असमान तत्व, जैसे कि यहां दिखाया गया, कोबाल्ट को निकल के साथ रख दिया गया। सारणी में तत्वों को समायोजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, उन्हें भी एक साथ एक स्थान पर रख दिया गया था। इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही बताया गया है। ठीक है, इसके बाद और भी परिवर्तन आए थे आवर्त सारणी में, जिसके बारे में हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। आइए अब इनका अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न पूछा इन्होंने कि तत्वों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी। तो इसका आंसर आपको कहां पे मिल जाएगा, तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर कहां मिलेगा आपको, ये रहा आंसर नंबर 1। ठीक है, वर्गीकरण की आवश्यकता, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। इसके बाद पूछा गया प्रश्न, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखिए जो डोबेनाइन के त्रिक को दर्शाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक टेबल दिख जाएगी, इसमें आप लिथियम सोडियम, आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम को लिख सकते हैं, कैल्शियम स्ट्रोसियम बेरियम लिख सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख सकते हैं। इन तीनों त्रिक में से कोई भी या जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, न्यूलैंड ने तत्वों के 8 तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया, यह सत्य है सत्य। तो क्या है, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि उन्होंने 8 लंबवत पंक्तियों में बांटा है, क्षैतिज पंक्तियों में नहीं बांटा। तो कथन क्या है, असत्य है। इसके बाद चौथा है, न्यूलैंड के अष्टक के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो आपको पता है न्यूलैंड के अष्टक की 2 सीमाएं कौन सी हैं, आपको यहाँ पे न्यूलैंड के अष्टक की सीमाएं दिखाई दे रही है। आप इनमें से कोई सी भी 2 सीमाएं, न्यूलैंड के अष्टक की सीमाएं में आप कोई सी भी 2 सीमाएं लिख सकते हैं। क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोबेनाइन त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम इसमें अगर हम इसमें सोडियम का द्रव्यमान दिया है 23 और क्लोरीन का दिया हुआ है 35, इन दोनों को प्लस करते हैं, इसका औसत निकालते हैं, हमारे पास आ जाता है 58 का औसत निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 29, जो कि सिलिकॉन के लगभग समान हो जाता है। तो ये तो नियम कर लेगा, पर जो दूसरा
पहले का मैंने आंसर निकाल दिया है। इसी प्रकार से इसमें जो दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का है, इसका आंसर बच्चा स्वयं निकाले और बताए कि ये डोवेल के ट्रिक को फॉलो करता है कि नहीं करता। इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। धन्यवाद।